आप अपने कमरे में बैठकर संगीत सुन रहे हैं। हो सकता है कि यह उदास करने वाला तेज संगीत हो या वही गाना हो जिसे आपने बिना किसी स्पष्ट कारण के 50 बार सुना हो। अब कल्पना कीजिए कि एक कुत्ता कमरे में आता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या उसे शोर सुनाई देता है? क्या उसे कुछ महसूस होता है? क्या कोई जानवर भी मनुष्यों की तरह संगीत का आनंद ले सकता है? क्योंकि मनुष्य संगीत को किसी अलौकिक चीज की तरह मानते हैं। हम इसका उपयोग जश्न मनाने, सोने और दिल टूटने के दर्द से उबरने के लिए करते हैं। कोई और ध्वनि हमें संगीत की तरह प्रभावित नहीं करती। फिर भी लय और धुन पर प्रतिक्रिया करने वाले मनुष्य ही एकमात्र प्राणी नहीं है। 2009 में कैलिफोर्निया के न्यूरोसाइंसेस इंस्टीट्यूट में शोधकर्ता अन्नारूड पटेल ने स्नोबॉल नामक एक सल्फर क्रेस्टेड कॉकाटू का अध्ययन किया जो ताल पर नाचने में सक्षम प्रतीत होता था। जब वैज्ञानिकों ने संगीत की गति बदली तो स्नोबॉल ने ताल के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अपनी हरकतों को समायोजित किया। इससे एक अजीब संभावना पैदा हुई। हो सकता है कि संगीत केवल मनुष्यों की ही खासियत न हो सकता है कि इसके कुछ अंश मनुष्य के विकास से बहुत पहले ही पशु जगत में मौजूद रहे हों। इससे पहले कि हम यह पूछें कि क्या पशु संगीत का आनंद लेते हैं, हमें संगीत को परिभाषित करना होगा, क्योंकि संगीत वास्तव में बेहद अप्राकृतिक है। ध्वनियों का एक यादृच्छिक क्रम संगीत नहीं है। संगीत में संरचना, पैटर्न, समय और अपेक्षा होती है। आपका मस्तिष्क लगातार अनुमान लगाता रहता है कि अगला स्वर कौन सा होगा, और जब संगीत आपको सही तरीके से हैरान करता है तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। इसीलिए कुछ गाने आपकी भावनाओं पर शारीरिक रूप से असर डाल सकते हैं। लेकिन इंसानों ने आवाज के पैटर्न नहीं बनाए थे। इंसानों के अस्तित्व में आने से लाखों साल पहले से ही जानवर भी एक खास बनावट वाली आवाजें निकाल रहे थे। पक्षी बार बार दोहराए जाने वाले वाक्यांशों में गाते हैं। भेल ऐसे गाने बनाती हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं और समुद्रों में एक दूसरे तक पहुंचते हैं। कुछ प्रजातियां तो मौके पर ही नए गाने बना लेती हैं। इस अध्ययन के लिए विज्ञान का एक पूरा क्षेत्र समर्पित है जिसे जूम्यूजिकोलॉजी कहा जाता है। यह शब्द 1933 में फ्रांसीसी संगीतकार और शोधकर्ता फ्रांकोइस बर्नार्ड मैश ने लोकप्रिय बनाया था, और यहीं से इंसानों के लिए चीजें थोड़ी असहज होने लगती हैं। क्योंकि अगर जानवर भी ऐसी आवाजें निकालते हैं जो संगीत जैसी लगती है, तो हो सकता है कि संगीत उतना खास तौर पर इंसानी न हो जितना हम मानना चाहते हैं। शायद पक्षी ही प्रकृति में संगीतकारों के सबसे करीब हैं। कुछ पक्षी सामाजिक रूप से गाने सीखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसानी बच्चे भाषा सीखते हैं। गाना गाने वाले छोटे पक्षी बड़ों को सुनते हैं, उनकी नकल करते हैं, गलतियां करते हैं, सुधार करते हैं और आखिरकार एक खास इलाके की पहचान वाली लय या लहजा सीख लेते हैं। 2014 में शोधकर्ताओं डेविड रोथेनबर्ग, टीना रॉस्क्यू, हेनिंग वॉस, मार्क नागवेब और ओफेयर चेरिकोव्स्की ने पक्षियों के गानों में संगीत के तत्वों की जांच करते हुए एक शोध प्रकाशित किया। उन्होंने पाया कि पक्षियों के गानों में अक्सर ऐसी बनावट होती है जिसे इंसान संगीत से जोड़ते हैं, जैसे दोहराव, बदलाव, लय और वाक्यांशों का इस्तेमाल। कुछ पक्षी तो ऐसा भी लगता है कि वे गाने कुछ हद तक सिर्फ सुंदरता या कलात्मकता के लिए ही बनाते हैं। नर पक्षी अक्सर प्रजनन के मौसम में अधिक जटिल गीत गाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि जटिलता जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि इसलिए कि मादाएं इसे पसंद करती हैं, जिसका अर्थ है कि सुंदरता का भी विकासवादी महत्व हो सकता है। और फिर नकलची पक्षी भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले लियो पक्षियारी कैमरे के शटर, कार के अलार्म और यहाँ तक कि मानव भाषण की भी आश्चर्यजनक सटीकता से नकल कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी 1780 के दशक में वियना में वुल्फगैंग एमडस मोजार्ट के पालतू एक सारस पक्षी से संबंधित है। कहा जाता है कि पक्षी ने मोजार्ट की रचनाओं के कुछ हिस्सों को सुनने के बाद उनकी नकल की। कल्पना कीजिए कि आप ऐसा संगीत बनाते हैं जो इतना पहचाना जाने योग्य हो कि दूसरी प्रजाति उसकी नकल करने लगे। यहीं पर यह रोमांटिक विचार थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि कई जानवर वास्तव में मानव संगीत की परवाह नहीं करते। आपका पसंदीदा गीत आपको भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाला लग सकता है और एक बिल्ली के लिए पूरी तरह से अर्थहीन। विभिन्न प्रजातियां दुनिया को अलग अलग तरह से सुनती हैं। कुत्ते मनुष्यों की तुलना में उच्च आवृत्तियों को सुनते हैं। भेल विशाल जलमग्न दूरी तक संवाद करते हैं। हाथी कम आवृत्ति वाले कंपन का उपयोग करते हैं जिन्हें मनुष्य मुश्किल से ही महसूस कर पाते हैं। इसलिए हो सकता है कि मानव संगीत उनके तंत्रिका तंत्र के अनुकूल न हो। दरअसल कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जानवर केवल उन्हीं ध्वनियों पर तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं जो उनकी अपनी प्रजाति के भावनात्मक पैटर्न से मेल खाती हैं। 2009 में मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्नोडेन और संगीतकार डेविड टी ने विस्कॉन्सिन मैडिसन यूनिवर्सिटी में कॉटन टॉप टैमरिन बंदरों पर प्रयोग किए। इंसानों के संगीत का इन बंदरों पर बहुत कम असर हुआ, लेकिन जब शोधकर्ताओं ने टैमरिन बंदरों की आवाजों में पाए जाने वाले ताल और आवृत्तियों का इस्तेमाल करके उनके लिए खास संगीत बनाया तो जानवरों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। शांति देने वाले टैमरिन संगीत से जानवरों का व्यवहार शांत और तनाव मुक्त हो गया। तेज और उग्र थ्रैश जैसा टैमरिन संगीत सुनने पर जानवर बेचैन हो गए, जिससे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हो सकता है कि जानवरों को संगीत से नफरत न हो सकता है कि उन्हें बस हमारा संगीत पसंद न हो। आपने शायद यह दावा सुना होगा कि संगीत सुनने पर गायें ज्यादा दूध देती हैं।
अजीब बात यह है कि इस बात के पीछे असल में वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं। पिछले कई दशकों में फॉर्म पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि शांत संगीत मवेशियों का तनाव कम कर सकता है, जिससे कुछ खास परिस्थितियों में दूध का उत्पादन बढ़ सकता है। ये कोई जादू नहीं है। तनाव वाले हार्मोन दूध की पैदावार पर असर डालते हैं। तनाव मुक्त जानवर अक्सर ज्यादा दूध देते हैं, लेकिन बारीकियां मायने रखती हैं। बहुत ज्यादा तेज या बेतरतीब संगीत का उल्टा असर भी हो सकता है। 2001 में लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि 100 बीट्स प्रति मिनट की रफ्तार वाला धीमा संगीत दूध देने वाली गायों के लिए सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ। इसका यह मतलब नहीं है कि गायें भी इंसानों की तरह भावनात्मक रूप से संगीत का आनंद लेती हैं। ये शारीरिक रूप से तनाव के स्तर को बदल सकता है। फिर भी यह अंतर जल्दी ही धुंधला हो जाता है, क्योंकि इंसानों में भी संगीत आंशिक रूप से शरीर क्रिया विज्ञान, हृदय गति, हार्मोन और सांस लेने की प्रक्रिया में बदलाव करके काम करता है। शायद भावना और जीव विज्ञान उतने अलग नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। इंटरनेट पर जानवरों के नाचते हुए वीडियो खूब वायरल होते हैं। इनमें से अधिकांश शायद संयोगवश होते हैं, लेकिन स्नोबॉल नाम का कॉकाटू अलग था। 2009 में अनारुदय पटेल और उनके सहयोगियों द्वारा प्रकाशित अध्ययनों में स्नोबॉल ने सहज ताल के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता प्रदर्शित की, जिसे पहले लगभग केवल इंसानों में ही पाया जाता था। वह केवल बेतरतीब ढंग से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह लय में बदलाव के अनुसार अपनी गति को समायोजित करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षमता स्वर सीखने से जुड़ी हो सकती है। जटिल स्वर अनुकरण में सक्षम प्रजातियां, तोते, कुछ पक्षी, इंसान भी ताल के साथ तालमेल बिठाने के लिए आवश्यक तंत्रिका तंत्र रखते होंगे, जिसका अर्थ है कि नृत्य केवल गति के लिए नहीं हो सकता, यह संचार के लिए निर्मित मस्तिष्क से उत्पन्न हो सकता है। यह तंत्रिका विज्ञान के सबसे विचित्र विचारों में से एक है। आवाज की नकल करने की क्षमता से अनजाने में ही लय का आनंद लेने की क्षमता भी पैदा हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि हम पूरी तरह से गलत सवाल पूछ रहे हों, क्योंकि यह सवाल कि क्या जानवर संगीत का आनंद लेते हैं, यह मान लेता है कि संगीत इंसानों का आविष्कार है जिसका अनुभव जानवर कर रहे हैं। क्या होगा अगर संगीत जानवरों से भी पुराना हो? क्या होगा अगर इंसानों ने बस उन सहज प्रवृत्तियों को और बेहतर बनाया हो जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद थी? लय हर जगह मौजूद है। दिल की धड़कनें, कदमों की आहट, बारिश, लहरें। इंसानों का पहला वाद्य यंत्र बनने से भी पहले चिड़ियों के गीतों में दोहराव और विविधता मौजूद थी। भेल गा रही थी। इंसानों की खेती की खोज करने से भी पहले तो क्या जानवर संगीत का आनंद लेते हैं? कभी कभी हाँ, कभी कभी नहीं। कुछ प्रजातियां कुछ खास आवाजों से भावनात्मक रूप से प्रभावित होती हुई लगती हैं। दूसरी प्रजातियां इंसानी संगीत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती हैं। कुछ प्रजातियों में ऐसी क्षमताएं हो सकती हैं जिन्हें कभी सिर्फ इंसानों की ही खासियत माना जाता था। लेकिन वैज्ञानिक जानवरों के संगीत का जितना गहरा अध्ययन करते हैं, इंसान बाकी जीवों से उतने ही कम अलग नजर आते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।